हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। आज हम लोग इसमें थोड़ा और आगे चलेंगे और आपका धीरे धीरे ये टॉपिक सारे ख़त्म हो गए हैं, तो कुछ इस पर वैद्युत क्षेत्र पर, विभव पर और ऊर्जा पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं इसकी क्या विशेषताएं होती हैं बेटा? तो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये खुले वक्र के समान होती हैं। ये एक दूसरे को धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अगली पॉइंट, ये जहाँ से चलती हैं ये जहाँ से चलती हैं एवं जहाँ मिलती हैं या जहाँ समाप्त होती हैं, दोनों जगहों पर पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगली पॉइंट, जहाँ पर ये जितनी सघन होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है। अगली पॉइंट, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सब आप लिख रहे हैं। जब हम लोग वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक हैं, ये खुले वक्र के समान होती हैं, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लिया
ये प्लस क्यू आवेश लिया और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश लिया, तो ये अगर यहाँ प्लस क्यू आवेश निकल रहे हैं तो ये पृष्ठ के लंबवत ऐसे निकले। ये पृष्ठ के ऐसे, ये ऐसे निकलते पृष्ठ के लंबवत। ये जो है वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक हैं और ये धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। ये देखिए, ये धन आवेश है, धन आवेश से पृष्ठ के लंबवत बाहर। ऐसे इसमें अंदर ऋण आवेश की दशा में ये पृष्ठ के लंबवत अंदर, ये हम लोगों का ऋण आवेश। अब ये तो हमारा एक तरह से वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि आपने पढ़ा कि ये जहाँ पर ये जितनी ही सघन होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा। अब कोई अगली पॉइंट आपने पढ़ा है कि ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो यदि कोई हमारा जो है काल्पनिक है ये, तो ये धन आवेश है, इस धन आवेश से यदि हमारी कोई जो है वैद्युत बल रेखा चलती है तो यहाँ से चलेगी और यहाँ समाप्त होगी। इस तरह से खुला वक्र है, ऐसे बंद नहीं, इसी को कहेंगे खुला वक्र। नीचे से चलेगी, अगर यहाँ से चली तो ये ऐसे यहाँ समाप्त होगी। यहाँ से ऐसे अगर धन आवेश से ये चलती है और ऋण आवेश पर, ये ऋण आवेश है, ऋण क्यू कूलाम है और ये धन क्यू कूलाम है, तो ये एक तो बेटा ये काल्पनिक है और दूसरा का ये खुला वक्र है। ये रेखा चली और यहीं जाके समाप्त, इधर अगर नीचे से चली तो यहीं आकर समाप्त हो गई। अतः ये जो है खुले वक्र के समान होती हैं, काल्पनिक हैं, दिखाई नहीं देती हैं और ये एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये एक दूसरे को ऐसे काटेंगी नहीं, एक दूसरे को ये कभी काटेंगे। ये नहीं है कि यहाँ से कोई ऐसे चले और इनको ऐसे काट दे, तो ये एक दूसरे को काटती नहीं है। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, तो यहाँ से चलेंगी और यहाँ समाप्त। ऐसे वो अपना चक्र पूरा नहीं करेंगी, इधर से भी ऐसे ही जाएंगी और इधर से भी ऐसे जाकर यहाँ समाप्त होगी। तो ये पॉइंट्स हो गए। ये जहाँ से चलती हैं और जहाँ समाप्त होती हैं दोनों जगहों पर पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो यहाँ पर अगर ये समाप्त होंगी तो ये जो है ऐसे समाप्त होंगी, ये ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे, तो ये पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये भी बात बताई गई है। और जहाँ पर ये जितनी सघन होंगी वहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र, कल हम लोगों ने पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है, वो उतना ही प्रबल होगा। और ये सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, उतना ही तगड़ा वहाँ पर जो है बल लगेगा। E बराबर F/Q। F बल अगर ज़्यादा लगेगा तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तगड़ा होगा, बल कम लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र हमारा निर्बल होगा। और इलेक्ट्रॉन सदैव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन सदैव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं। अगली पॉइंट जो है वह वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों, अगली पॉइंट देख लें, इसको मिटा देते हैं। अगली पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की गति प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें। वैद्युत क्षेत्र व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्यों कहेंगे? वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, हिंदी में क्या कहेंगे? वैद्युत चुंबकीय, और फील्ड को कहेंगे क्षेत्र। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों जो है प्रकाश की चाल से चलते हैं। और प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, अथवा 3×10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। इस तरह से यदि किसी तार में या कंडक्टर में या वायर में धारा बहती है तो वायर के पूरी लंबाई में एक साथ वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पॉइंट, इसको मिटा दे रहे हैं। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो तार के अंदर पूरी लंबाई में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी E बराबर F/Q, या पक्षांतर कर देंगे तो F बराबर E की। तो इस तरह से आप यूं भी कहेंगे कि एक बल लगने लगता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित होते ही एक बल लगने लगेगा और उस बल का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जितने कूलाम आवेश होगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लोग जो है इसके अलावा, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, इसके अलावा हम लोग वैद्युत विभव भी पढ़े थे, विभव V बराबर W/Q पढ़े थे। ये सारे फार्मूले पढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बिंदु आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए भी हम लोग पढ़े थे, और ऐसे ही विभव के लिए पढ़े थे। बिंदु आवेश यहाँ लिख देते हैं। बिंदु आवेश के कारण बिंदु
आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। और कल बात हुई थी कि ये व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता अथवा कोई लड़का E बराबर इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, इतना भी लिख सकता है इंटू Q बटे R स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे अगली पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव लिख लीजिएगा, के कारण विभव अथवा वैद्युत विभव। तो V बराबर होता है ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R, कितना वोल्ट हो गया, ये भी फार्मूला है। अथवा इतने के जगह पर 9 × 10⁻9 इंटू Q बाई R लिख सकते हैं। और ये आपका हो गया न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो आपका एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। और आगे जो भी बातें आएंगी उसको भी हम लोग करते रहेंगे, देखते रहेंगे। इस पर अब हम लोग जो है इस तरह से टॉपिक हमारी करीब करीब समाप्त होती है और इस पर अब हम लोग न्यूमेरिकल थोड़ा कर लें तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी एक एक अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे। तो हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन उनको अब हल करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का फर्स्ट है, किसी वस्तु पर पॉजिटिव 6.4 × 10⁻17 कूलाम आवेश है, तो बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता। ये पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को पिछले दिनों ये बताया गया था कि जब परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वह परमाणु धन आयन बन जाता है और उस पर एक इलेक्ट्रॉन या दो चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और आवेश की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है, तो उतने की कमी हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जाएंगे इतने ही ऋण आवेश की अधिकता होगी। इसके लिए एक फार्मूला है Q बराबर NE, एक फार्मूला है Q बराबर NE। Q क्या है, आवेश है कूलाम में, N क्या है, नंबर है, संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको भी बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम का होता है। और यदि उनकी संख्या 10 है तो 10 से गुणा कर देंगे तो टोटल आवेश, कुल आवेश कितना है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से बच्चों Q बराबर यानी कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये है फार्मूला। इसमें अगर हम मान पुटअप कर दें तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे क्वेश्चन हल होते चले जाएंगे। तो आप देखें कि एक वस्तु पर इतने कूलाम के आवेश हैं, तो Q का मान दिया है 6.4 × 10⁻17। तो हम लोग इसमें मान रखेंगे, Q की जगह पर मान रखेंगे या यहाँ मान रख देते हैं 6.4 × 10⁻17 बराबर N × E।
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम का आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर E का मान रख दिया 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब n बराबर अगली लाइन में हो जाएगा, अतः n बराबर अगर हम लोग लिखें तो n बराबर हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के घाते -17 बटे में आ जाएगा, यहाँ पर गुणा है इस पार ले आएंगे तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ऐसे इसको भाग में 16 चौक के 64 4 हुआ, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये +19। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं बराबर, इसको काट दिया जाए 16 चौक के 64 तो हो गया 4 गुणे 10 के घाते -17 गुणे 10 के घाते +19। देख लें ये -19 है। जब किसी संख्या को अंश से हर में ले जाते हैं या हर से अंश में ले आते हैं तो उसके घात का चिन्ह विपरीत हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। जैसे ऊपर आपको कोई दिक्कत है, ऊपर दिया कि 5 के घाते -2, आपके नहीं समझ में आ रहा है, उसे आप नीचे कर दें तो हो जाएगा 1/5 के घाते 2 यानी 1/25। इस टाइप से हम लोग हल कर लेंगे। तो लोग लिखेंगे 16 चौक के 64 कट गया, यहाँ पर आंसर ये 4 आ रहा है तो यहाँ पर 4 मैंने लिख दिया, और 10 के घाते -17 यहाँ पर लिख दिया, और ये अंक जो है, ये फिगर जो है ऊपर जाएगा तो -19 +19 हो जाएगा। गुणा करते समय समान राशियों के घात जोड़ दिए जाते हैं, अतः -17 और +19 जोड़ा जाएगा तो घात 2 बचेगा। 10 के घाते 2 का मतलब हो गया 100, 100। तो 4 गुणे 100 बराबर हो गया 400। आंसर आ गया 400 इलेक्ट्रॉन की कमी। 400 इलेक्ट्रॉन की कमी, ये हम लोगों का आंसर। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर इतने कूलाम आवेश हैं और वो धनात्मक है, इसके माने मतलब कि उस पर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करीब आपका आ गया आंसर कि 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी उस वस्तु से 400 इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए, तब वह जो है इतने धनात्मक आवेश से आवेशित। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो हम लोग लिखेंगे, प्रश्न पूछ रहा है कि आवेश की मात्रा पूछ रहा है, तो फिर यही सूत्र हम लोग लगाएंगे। सूत्र लगाएंगे Q बराबर NE, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है 500 इलेक्ट्रॉन, तो N का मान दिया हुआ, ये N का मान दिया हुआ 500 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 500 रखेंगे, और गुणे E का मान दिया है। आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। इस तरह से हो गया। अगर इसको हम लोग गुणा करें तो हो जाएगा 16 × 5 = 80। तो हो जाएगा 8। इसको एक यहाँ से हटा देंगे, दशमलव हट जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 16 × 5 = 80 हो गया। 80 गुणे 10 के घाते -19, अथवा इसको लिखेंगे एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इस पर आवेश की मात्रा, आवेश Q है,
यही मात्रा हम लोगों को बतानी है। तो हम लोग लिखेंगे Q बराबर NP, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इससे अगर गुणा करेंगे तो एक जीरो हट जाएगा, तो ये 16 बन जाएगा, और 16 पचे 80 हो जाएगा, और एक जीरो ऑलरेडी यहाँ पर है तो वो भी एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 800 गुणे 10 के घाते माइनस 19। अब 800 गुणे 10 के घाते माइनस 19 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 के घाते 2 गुणे 10 के घाते माइनस 19। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 8 गुणे 10 के घाते माइनस 17। तो इतना आवेश आया, इतना कूलाम। तो इस तरह से आपका यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। यही आपसे पूछ रहा था कि 500 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी निकल जाए, किसी चालक से निकल जाए, तो उस पर कितने कूलाम आवेश, आवेश की मात्रा पूछ रहा, आवेश का मात्रा कूलाम है, उसे Q से डिनोट करते हैं। तो कितने कूलाम आवेश की मात्रा निकलेगी और उसका प्रकृति क्या है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं बेटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन इससे चले गए हैं, इसलिए इसकी प्रकृति जो है अब उस चालक की पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, और उस पर आवेश कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 के घाते माइनस 17 कूलम। यही प्रश्न पूछना कि प्रकृति क्या होगी। प्रकृति धनात्मक होगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन चलने पर वो धन आयन बनता है, धन की वृद्धि होती है, तो इतने धनात्मक आवेश उस पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 15 गुणे 10 के घाते माइनस 4 कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है। इसमें मान रखें बराबर F का मान दिया हुआ है 4.5 न्यूटन बल है, तो यहाँ पर F का मान रखें 4.5 बटे Q का मान दिया 15 गुणे 10 के घाते माइनस 4। तो Q का मान यहाँ पर रख दें 15 गुणे 10 के घाते माइनस 4। अगली लाइन में इसको आप लिख सकते हैं 15 × 45 यानी 0.3, ये हो जाएगा 0.3 गुणे 10 के घाते 4। जब यहाँ पर माइनस 4 है, इसे अंश में ले जाएंगे, 15 से काट देंगे, 15 × 45 यानी 0.3 ये हो जाएगा, और ये 10 के घाते माइनस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। आगे हो जाएगा अथवा हो जाएगा बराबर 3 गुणे 10 के घाते 3, अथवा हो जाएगा 3 के आगे 3। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई 3000 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा आंसर। यही पूछ रहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं। ये सदिश राशि है जिसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। F को न्यूटन में लेंगे, Q को कूलम में लेंगे। ये फार्मूला पिछले दिनों हो चुका है, उसी में केवल मान पुटअप करना है। तो इतना आ गया 3000। अगला है दो बिंदुओं के बीच, अगला चौथा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 के घाते माइनस 4 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होगा। बहुत सुपर एक फार्मूला, हर जगह उपयोग होता है। हम लोग जानते हैं कार्य अथवा ऊर्जा W बराबर VQ होता है। तो यहीं से हल करते हैं। कार्य अथवा ऊर्जा W बराबर V × Q होता है, और V का मान दिया है 100 वोल्ट। आपके प्रश्न में V का मान दिया है 100, तो यहाँ रखेंगे 100
गुणे क्यू कह रहा है कि इतने कूलाम आवेश, तो क्यू का मान है 3 गुणे 10 के घाते 3 गुणे 10 के घाते माइनस, इसको हम लोग 10 के घाते 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 10 के घाते 2 और माइनस, तो हो गया 3 गुणे 10 के घाते माइनस 2। देख लीजिए, इसको 10 के घाते 2 लिखेंगे और ये 10 के घाते -4 है, -4 में से 2 निकल जाएगा इसका घात, तो -2 बचेगा और 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हो गया इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। 3 गुणे 10 के घाते -2 जूल का कार्य करना पड़ेगा, ये आंसर। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आ गया है, 5वां क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश 1 मीटर की दूरी, यदि 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है बिंदु आवेश, तो वह 1 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम लोग पढ़े अभी कि बिंदु आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वह E बराबर 9 × 10⁹ अथवा इसी को कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R²। इस फार्मूले से देखें, फार्मूला हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R² होता है, अथवा उसी को हम कह सकते हैं 9 गुणे 10 के घाते 9 Q बटे R²। अब देखें, 1 कूलाम आवेश है तो Q का मान 1 हो गया और R का मान 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा। तो अगली लाइन में ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे 1 बटे 1, बराबर आ गया 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन प्रति कूलम, अथवा इसको कहेंगे MC घाते -1। ये हम लोगों का आंसर है। यानी 1 कूलाम का बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन प्रति कूलाम का, अथवा MC घाते -1 का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 गुणे 10 के घाते -4 कूलाम, C फॉर कूलाम, आवेश 3 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता। न्यूटन प्रति कूलाम जो है, ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक है, तो ये आपका E दिया हुआ है। देखिए ना, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? E का। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, उसी को हम कहेंगे MC घाते -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये E दिया है और ये आवेश Q दिया। ये क्या दिया है? ये आवेश Q का मान दिया है। कह रहा है कि 15 गुणे 10 के घाते -4 कूलाम आवेश, तो ये Q का मान दिया है, तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो आवेश पर लगने वाले बल की गणना की। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला और भी कि E बराबर होता है, E बराबर F/Q। इसी में मान रखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। तो इसमें मान रखेंगे, तो हमारे E का मान है 3 गुणे 10 के घाते 3, तो लिखेंगे 3 गुणे 10 के घाते 3 बराबर
एफ ही पूछ रहा है, बल की गणना कीजिए, एफ का मान पूछ रहा है तो बराबर एफ बटे आवेश की क्यू का मान दिया 15 गुणे 10 के घाते माइनस 15 गुणे 10 के घाते माइनस 4। अगली लाइन में आप देखेंगे, इसलिए बल एफ बराबर हो गया 3 गुणे 10 के घाते 3 और यहाँ भाग है, इस तरफ ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो गुणे हो गया 15 गुणे 10 के घाते माइनस 4। यहाँ पर संख्या ऐसे है, इसको इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भाग है यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा कर दिया। 15 यहाँ 45 हुआ और ये प्लस है ये माइनस है, तो एक माइनस बचा, तो हो गया 45 गुणे 10 के घाते माइनस 1 न्यूटन। ये हमारा बल का मान हो गया, एफ का मान हो गया, अथवा इसको कहेंगे 4.5 न्यूटन। ये हमारा आंसर 4.5 न्यूटन का बल लगेगा। क्लियर हो गया। ई बराबर है एफ बाई क्यू में मान रखते हैं, यहाँ से एफ बराबर पक्षांतर कर लें, बल ही पूछ रहा, बल एफ बराबर आ गया 4.5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं W बराबर VQ होता है, W बराबर VQ, और ऊर्जा के लिए फार्मूला ये W ही ऊर्जा है, एनर्जी है, V का मान 100 दिया है और गुणे कर रहे हैं कि त्वरित किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है Q का मान, एक इलेक्ट्रॉन है और उस पर Q होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया, बराबर हो गया 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 70। इसका घात हो जाएगा इतना जूल। अर्जित ऊर्जा हो गई इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम लोगों ने पढ़ा कि ऊर्जा का छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके लिए परिभाषित भी किया गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित किया जाता है या 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, बिना विभवांतर लगाए वैद्युत माने बल लगाए, हमारा आवेश जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित नहीं करेगा, वो रैंडम ही गति करता है। इस तरह से हम लोग परिभाषा बताते हैं या बनाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर वह जितनी ऊर्जा अर्जित करता है उसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आप लोगों को पिछले दिनों लिखाया गया कि 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 जूल होता है। तो इस तरह से यदि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से त्वरित किया जाए तो कितनी ऊर्जा अर्जित करेगा, तो 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 17 जूल की ऊर्जा अर्जित कर लेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं A व B में से, ये 10 सेंटीमीटर की आपस में दूरी है, इनकी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं A व B में से प्रत्येक 25 वोल्ट के विभव पर हैं, तो 1 कूलम 1 C फॉर कूलम गामा 1 कूलम धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश को A से B तो ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी फार्मूला को देखें कायदे से, तो W बराबर VQ। अब यहाँ पर चूंकि विभवांतर है ना, कह रहा है कि दोनों 25 वोल्ट, बिंदु A भी 25 वोल्ट पर है
ये भी और ये बिंदु बी है, ये भी जो है दोनों, ये भी 25 वोल्ट पर है और ये भी 25 वोल्ट पर है। तो जब दोनों बिंदुओं का विभवांतर सेम है या विभव सेम है, अतः ए और बी में विभवांतर शून्य है। जब विभवांतर शून्य है, कोई विभव में अंतर नहीं। विभवांतर को अगर अलग अलग करेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि विभवांतर का शाब्दिक अर्थ हुआ विभव में अंतर। कायदे से यहाँ पर होना चाहिए डेल्टा भी, यानी विभवांतर। तो डेल्टा भी यहाँ पर नहीं, विभव में अंतर है ही नहीं। ये भी 25 वोल्ट पर है, ये भी 25 वोल्ट पर है, इसलिए विभव में अंतर नहीं है। तो लिखेंगे W बराबर, इसका मान शून्य हो गया, गुणे Q बराबर शून्य। इस तरह से किया गया कार्य शून्य होगा। आप चाहे A से B पर आवेश ले जाएं या B से A की ओर आवेश ले आवें, उसमें कोई कार्य नहीं होगा, कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि A और B सेम विभव पर हैं, उनमें कोई विभवांतर नहीं है। इसी फार्मूले में विभवांतर 0 रख देंगे और आंसर शून्य आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा गैसीय पदार्थ विद्युत का सुचालक? आंसर है प्लाज्मा। आंसर प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन 10 है, 10, आवेशित कणों के बीच कैपिटल F न्यूटन का वैद्युत बल है। दो आवेशित कण हैं जिनके बीच कैपिटल F न्यूटन का वैद्युत बल है। तो प्रश्न करा उनके बीच की दूरी आधी करने पर बल क्या हो? तो हम लोग जानते हैं कि दो आवेशों के बीच कूलाम साहब ने बताया था कि लगने वाला वैद्युत बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। और इसका मान हमारे प्रश्न में दिया F न्यूटन, यही बराबर F न्यूटन, ये दिया हुआ है कि कैपिटल F न्यूटन का बल लग रहा है और फार्मूला ये है। फिर कह रहा है कि वैद्युत उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी पहले अभी R मीटर थी, अब R का आधा यदि कर दिया जाए तो यही प्रश्नानुसार हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रश्नानुसार बन जाएगा। तब हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि मान लीजिए कि तब बल F डैश हो जाएगा, तो F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R बटे 2 का स्क्वायर। ऐसे दूरी आधी कर दी जाए, तो आधी कर दिया, R को आधा कर दिया और फिर उसका वर्ग है तो उसका वर्ग भी कर दिया। तो अगली लाइन में ये हो जाएगा R² बटे 4। अगली लाइन में ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R² बटे 4। ऐसे हो जाएगा ये। अब ये पलटेगा ऊपर, तो हमारा 4 से यहाँ भाग है, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 से गुणा हो जाएगा 4Q बटे R²। देखिए ध्यान से, यानी इतने का मान, इसी को हम आगे करके अगर लिख दें तो यही बराबर हो जाएगा 4 को यदि आगे कर दें तो हो जाएगा 4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R²। अब यहाँ से देखें F दिया हुआ है, इतने का ही मान F न्यूटन हम लोगों के प्रश्न में दिया, ये F बराबर है। तो अगर
इतने के जगह पर जितना मान वहाँ पर है उतना मान यहाँ पर है, देखिए सेम मान है और इसकी वैल्यू f है, तो यहाँ पर भी हम f पुटअप कर दें वहाँ पर पहले इक्वेशन से, हो जाएगा 4f न्यूटन। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से अगर दूरी आधी कर दें, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है कूलाम का नियम, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 पलटकर ऊपर चला जाएगा, तो बल हमारा पहले F था, अब हो जाएगा 4F न्यूटन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोले, चाहे खोखला गोला हो अथवा सालिद हो, के अंदर वैद्युत विभव सर्वत्र समान। जब हम लोग की कोई खोखला गोला लें या सॉलिड गोला लें और अगर इस पर कहीं से आवेश आता है, तो आवेश क्या होता है बेटा कि समान रूप से पूरे पृष्ठ में फैल जाता है। जैसे हम ही लोग कहीं बैठते हैं, 2 लोग हैं तो थोड़ा फैल कर सीट पर बैठ जाते हैं, 3 लोग हुए तो थोड़ा पास पास आ जाते हैं, कोई और मित्र या परिचित आ गया तो उसको भी बैठा लेते हैं, उसी में और पास पास एडजस्ट हो जाते हैं। वही हाल आवेशों का है। आवेश आप जब किसी तल पर, चाहे वो वृत्ताकार हो, गोलाकार हो या आयताकार हो, उसकी सतह पर आप आवेश डालते हैं या ले जाते हैं, तो वो आवेश समान रूप से एक दूरी पर फैलते हुए चले जाते हैं और वो बन जाता है हमारा सतह, जो उसकी धातु की सतह है जिस पर आवेश हम लोग ले गए हैं, वो समान रूप से फैल जाने की वजह से उसका पृष्ठ बन जाता है समविभव पृष्ठ। अभी आपने क्वेश्चन देखा था कि जहाँ पर समविभव होगा यानी एक समान विभव होगा, उसमें कोई भी आवेश एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो विभवांतर है ही नहीं, क्योंकि W बराबर विभवांतर गुणे Q आवेश, W बराबर VQ। तो जब विभवांतर भी नहीं रहेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। आवेश चाहे A से B की ओर ले जाएं या उस B से A की ओर ले जाएं या सतह पर एक कोने से दूसरे कोने की ओर ले जाएं, कोई उसमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। फार्मूला ये बता दें। तो उसी तरह से आवेशित खोखले गोले के अंदर वैद्युत विभव सर्वत्र समान होता है। सर्वत्र समान होने का मतलब एक जैसा है, कोई विभवांतर नहीं है, हर जगह विभव एक जैसा है। तब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q भी है और बराबर V/d भी, डेल्टा V/d भी कह सकते हैं ऐसे। तो चूंकि विभवांतर शून्य है, समविभव, देखिए यहाँ लिखा होगा आवेशित खोखले गोले के अंदर वैद्युत विभव सर्वत्र समान होता है। सर्वत्र समान, चाहे वो खोखला गोला हो, चाहे सॉलिड गोला हो, चाहे आयताकार प्लेट हो, कहीं पर भी जब हम आवेश ले जाते हैं तो उसकी सतह, सरफेस जो है, एक समविभव पृष्ठ बन जाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आवेश एक समान दूरी में फैल जाते हैं, पूरे सतह पर फैल जाते हैं, इसलिए प्रत्येक बिंदु का विभव एक जैसा हो जाता है। इसलिए ऐसी सतह को ही हम लोग कहते हैं सर्वत्र समान होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं समविभव। और जब समविभव होगा तो डेल्टा V का मान शून्य हो जाएगा। तो बराबर यदि डेल्टा V का मान शून्य हो गया तो 0/d, d शून्य शून्य, तो वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है, आंसर ये है एक तरह से कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि खोखले गोले या सॉलिड गोले या कोई आयताकार प्लेट है, उस पर आवेश दिया गया, तो वो जो है एक आवेश समान रूप से फैल जाएगा सब जगह। इस तरह से विभव तो सब जगह एक जैसा होगा, अर्थात वो बन जाएगा समविभव पृष्ठ। तो जब समविभव पृष्ठ बन जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। इस फार्मूले से देखें, E बराबर डेल्टा V/d से विभव तो है लेकिन विभव में अंतर नहीं, जितना इस कोने पर है उतना इस कोने पर, उतना बीच में,
हर जगह विभव समान है। इस टाइप का भी पीछे भी क्वेश्चन कराया गया। तो अतः सर्वत्र विभव समान होने पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, कोई भी आवेशित चालक समविभव पृष्ठ बन जाता है। जो बात हम कर रहे हैं उसी से संबंधित अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कोई भी चालक, चाहे वह आयताकार हो, वृत्ताकार हो, गोला हो, उस पर अगर हम लोग आवेश डालते हैं तो वो आवेश समान रूप से उसकी सतह पर, सरफेस पर फैल जाते हैं। इस तरह से उसकी सतह बन जाती है समविभव पृष्ठ। एक समान विभव, समविभव का मतलब एक समान विभव हर बिंदु पर हो जाता है। तो कह रहे हैं अतः पृष्ठ पर कोई भी आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं होगा, कार्य का मान शून्य होगा। क्योंकि इस हम लोग जानते हैं W बराबर होता है डेल्टा V गुणे Q, और डेल्टा V का मान शून्य है, उसमें Q से गुणा करेंगे तो आंसर शून्य आ जाएगा। क्योंकि समविभव पृष्ठ है, विभवांतर का मान शून्य है, विभव में कोई अंतर नहीं है। तो वहीं आपको आंसर भी लिखा हुआ है कि किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे होता है, इस फार्मूले से देखें, जो सुपर हिट फार्मूला, कार्य अथवा ऊर्जा, कार्य ही ऊर्जा है, तो कार्य अथवा ऊर्जा W बराबर डेल्टा VQ है या VQ लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि किसी भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विभव शून्य न हो, विभव शून्य न हो, जबकि उस बिंदु पर वैद्युत बल क्षेत्र शून्य। एक तो एग्जाम्पल आप यही देख रहे हैं कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव शून्य नहीं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य। एक आप उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ, कोई आवेशित खोखला गोला हो या सॉलिड गोला हो तो ऐसा संभव है कि उस पर विभव शून्य नहीं होगा, लेकिन वैद्युत बल क्षेत्र शून्य होगा। और दूसरा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आप यहाँ से, इसका एक आंसर, पहला आंसर आपका ये वाला हो गया, पहला आंसर आपका ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया कि हाँ, संभव है, चाहे खोखला गोला हो चाहे सॉलिड गोला हो, उस पर विभव सब जगह समान होगा, अर्थात विभव शून्य नहीं होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर का आंसर ये आपका 11वां क्वेश्चन है का आंसर है एक तरह से। चलिए इसको हम मिटा के यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विभव शून्य न हो? तो ऐसा जो है बेटा, अभी आपने एग्जाम्पल दिया तो लिख लें, इसका आंसर लिखेंगे हाँ, संभव है हाँ संभव है। पहला क्या लिख लें कि खोखले गोले या सॉलिड गोला, जो भी हो, खोखले गोले पर आवेश देने पर उसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ बन जाता है और वैद्युत क्षेत्र शून्य। अभी हम जब समविभव पृष्ठ होगा तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर डेल्टा V/d से आप लगाएंगे तो ये समविभव है, हर जगह विभव समान है,
तो विभवांतर का मान 0 हो गया, तो बराबर 0/d बराबर 0। इस तरह से समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र, ये ई ही हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये सदिश राशि है, ये वेक्टर है। और इसका दूसरा आंसर होगा, ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हम एक और एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। ये दूसरा आंसर आपका इसका होगा कि दो सजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। देखिए बेटा, दो सजातीय आवेश अगर प्लस क्यू आप लेते हैं, एक आवेश ये और ऐसे प्लस क्यू आवेश, दोनों ये सजातीय आवेश हैं, ये आपस में इतने मीटर की दूरी पर है, तो आप जान ही रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से निकलती हुई, तो इससे जो है ऐसे बाहर की ओर निकलेगी, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, लंबवत होगी, इधर की ओर होगी, ऐसे ऊपर की ओर होगी, और इसकी भी यहाँ से बाहर की ओर ऐसे होगी, इधर की ओर भी होगी, ऐसे ऊपर की ओर होगी, मान लीजिए ऐसे होगी। इस तरह से चूंकि ये सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है सदिश राशि है, इसकी भी ये सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है। सदिश राशि को अगर हम ऊपर तीर बना दें तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने वाला आदमी अपने आप समझ जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और सदिश राशियाँ जोड़ने और घटाने का उनका नियम अलग है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो जुड़ती हैं, और अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो आपस में घट जाती है। चूँकि दोनों सजातीय आवेश हैं, प्लस क्यू हैं, तो अभी आपने पढ़ा था कि धन आवेश से जो है ये धन आवेश से ये बाहर की ओर ऐसे निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे लंबवत पृष्ठ के निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि ऋण आवेश में ये अंदर की ओर घुसती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है विभव मध्य बिंदु, अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु पर इसकी तीव्रता इधर की ओर और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर आ रही है, दोनों एक दूसरे को शून्य कर देंगे। तो यहाँ पर परिणामी, यहाँ पर जो है मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। जबकि अगर ये मान लीजिए कि 10 वोल्ट पर है और ये भी 10 वोल्ट पर है, तो विभव अदिश राशि है, अतः यहाँ अगर इसका 10 वोल्ट लग रहा है और इसका भी 10 वोल्ट लग रहा है तो विभव 20 वोल्ट है, क्योंकि वो अदिश राशि है, उससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो इसका विभव तो जुड़ जाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जो है वो इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में, तो दोनों का मान मध्य बिंदु पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दूसरा का भी हो गया कि दो सजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो इस प्रश्न के ये दोनों एग्जाम्पल हैं, दोनों आंसर आप दे सकते हैं। अब इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट ये सेवा प्रदान की जा रही है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो अन्य भाई बंधु हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके और वो भी परीक्षा बीट कर सकें, अपने कंपटीशन को बीट कर सकें।
तो अगर हम लोग एक समाज सेवा कर रहे हैं, एक पुनीत कार्य कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो हमसे जुड़े हुए हमारे जितने भी शिष्य लोग हैं वो लोग भी कुछ समाज सेवा करें और प्रत्येक अपने साथी को, उनके जितने भी फ्रेंड्स हों 10, 20, 100, 50, उसमें इन वीडियो को शेयर करें और उसको सबको, ताकि इसका लाभ मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में, इससे